नमस्कार साथियों, मैं विवेक दुबे आज एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने आया हूं जिस मुद्दे को लेकर एक संघ विशेष के द्वारा लेटर पैड सौंपा गया है मुख्यमंत्री जी को, जिसमें बाकी सारी बातें तो सही है लेकिन एक जो जानकारी है वो गलत जानकारी है और जिसके कारण बहुत सारे साथियों में यह भ्रम की स्थिति बन गई कि क्या वास्तव में ऐसा होना है। खास तौर पर यह मामला जुड़ा हुआ है नवनियुक्त शिक्षक से, क्योंकि हमारे भी साथी जो कभी हमारे साथ सेवा में थे और बाद में जिनका अपनी योग्यता के दम पर उच्च पदों पर चयन हो गया और वो इसको छोड़कर पुरानी नौकरी को उच्च पद पर गए, वो खास तौर पर हड़बड़ा गए। कई साथियों का सुबह फोन भी आया तो मैंने उसका अध्ययन भी किया नियमों का, ऐसे भी खैर नॉलेज तो था लेकिन मैंने पूरे दस्तावेज खंगाले कि जो शासन ने परिवर्तन किया है तो वो परिवर्तन किस प्रकार का है, और उसके बाद मैं उसी निष्कर्ष पर पहुंचा जिस निष्कर्ष पर मैं उन्हें फोन में पहले ही जानकारी दे चुका था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, ये मुद्दा जुड़ा है सीधे तौर पर कि क्या नवनियुक्त शिक्षक जिनकी नियुक्ति स्टाइफंड बेस पे हुई है, क्या उनकी पूर्व सेवा की गणना पूर्व सेवा की गणना मतलब कब, जब वो नियमित होंगे तो जो उनकी पूर्व सेवा की स्टाइफंड वाली गणना रहेगी, क्या उस सेवा की गणना नहीं होगी? तो उसके विषय में आपको जानकारी देने आया हूँ। दरअसल क्या हुआ कि जब ये नई भर्ती का चालू हुआ, केवल शिक्षा विभाग की बात नहीं, सारे विभागों की बात है, तो उसी समय कोरोना का आगमन हो गया और कोरोना काल के कारण सरकार को एक बहाना मिल गया और सरकार ने यह नियम लागू कर दिया कोरोना की आड़ में कि हम वित्त विभाग की स्थिति को देखते हुए, वित्तीय प्रबंधन को देखते हुए अब जब भर्ती करेंगे तो जो 2 वर्ष की परीक्षा अवधि है उसको 3 साल करेंगे और साथ ही पहले साल शासकीय कर्मचारियों को 70% वेतन दिया जाएगा, उनके पद का जो वेतनमान है उसका। दूसरे साल हम 80% देंगे, तीसरे साल हम 90% देंगे, चौथे साल में जाकर उसको पूरा 100% मिलना चालू होगा। ये रहेगा नियम। हालांकि उसमें उन्होंने एक चीज जोड़ा कि केवल वेतनमान का ही स्टाइफंड दिया जाएगा, अन्य जो भत्ते होंगे वो शासकीय कर्मचारियों के समान ही होंगे। जो उस पद का अन्य भत्ता है वो अन्य शासकीय कर्मचारियों के समान ही होगा। तो ये फेरबदल किया गया। साथ ही राजपत्र में भी इस बात का उल्लेख किया गया कि जो पहले परीक्षा अवधि 2 साल की होती थी उसको 3 साल किया जाता है। तो ये दोनों चीजों का प्रकाशन हुआ। पहला ये प्रकाशन हुआ कि वेतनमान जो है अब ऐसा किया जाएगा कि जो उस संबंधित पद का, जैसे फॉर एग्जांपल व्याख्याता पद का वेतन जो चालू होता था 38,100 से चालू होता था, तो उसका 70% दिया जाएगा। लेकिन उसके साथ जो अन्य भत्ते हैं, जैसे एचआरए मिलता है, आपका डीए मिलता है, तो उसमें कहीं पे कोई कटौती नहीं होगी। डीए जितना परसेंट मिलता था उतना ही मिलेगा और 38,100 का ही डीए मिलेगा। डीए जो दिया जाएगा वो 38,100 का, मान लीजिए 33% डीए की पात्रता है तो 33% 38,100 का दिया जाएगा। ऐसा नहीं किया जाएगा कि 38,100 का पहले 70% निकाल लिए फिर इस 70% का दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। एचआरए जो मिलता है वो एचआरए मिलेगा और उसी 38,100 के हिसाब से मिलेगा, ऐसा करके ये प्रावधान बनाया गया। लेकिन कहीं पर भी इस बात को नहीं कहा गया है कागजों में कि पूर्व सेवा की गणना नहीं होगी। लेकिन अभी ऐसा हुआ कि थोड़ा सा भ्रम का स्थिति पैदा हुआ हो सकता है कुछ साथियों में, और एक बड़े संगठन के माध्यम से लेटर पैड जो है मुख्य सचिव के नाम पर गया, जिसने भ्रम की स्थिति क्लियर कर दी, जिसमें यह लिखा गया है कि प्रथम 3 वर्ष सेवा अवधि में गणना ना होने के कारण भविष्य में पदोन्नति में विलंब होगा। मैं सीधे तौर पर बता देना चाहता हूं कि जिस दिन आपने नौकरी ज्वाइन की है, हमारे भी छोटे भाई बहन हैं जिन्होंने इस नौकरी को ज्वाइन किया है, जिस दिन से उन्होंने ज्वाइन किया है नौकरी से, उसी दिन से आप उस पद में आ चुके हैं। कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि प्रथम 3 वर्ष की आपकी सेवा की गणना नहीं होगी और सेवा की गणना आपकी चौथे साल से होगी। इस भ्रम को अपने मन से निकाल दीजिए। कोई भी साथी उसके लिए चिंतित मत हो। आप जिस दिन विभाग में ज्वाइन किए हैं उसी दिन से आप शासकीय कर्मचारी बन चुके हैं। वित्त विभाग ने परिवर्तन करते हुए वेतन में परिवर्तन किया है कि स्टाइफंड वेतन देंगे, लेकिन ये नौकरी ऐसी नहीं है कि वो उसमें आपका वो सर्विस काउंट नहीं होगा। कहकर सर्विस पूरा काउंट होगा, आपकी नियुक्ति उसी के हिसाब से गिनी जाएगी। फॉर एग्जांपल आज जब जो एलबी संवर्ग है जब उसका प्रमोशन होगा, तो यदि कोई एलबी आज की स्थिति में लेक्चरर बनता है तो ऐसा नहीं है कि ये एलबी जो अभी नवनियुक्त शिक्षक है उससे सीनियर हो जाएगा। इस पद पे एलबी जो रहेंगे, जो अभी जो लेक्चरर बनेंगे, लेक्चरर एलबी, वो इन नवनियुक्त शिक्षकों से जूनियर होंगे, क्योंकि इनकी नियुक्ति अगर 2020 या 21 में हुई है तो यहां से उनकी सेवा की गणना चालू होगी। पद हमेशा अस्थायी रहता है
और नियमितीकरण होने के बाद उसको स्थायी पद माना जाता है। पहले तो और भी ज्यादा होता था, मध्य प्रदेश के समय में तो ये था स्थिति कि एक स्थायीकरण का एक अलग आदेश आता था जो आजकल नहीं आता। पहले ऐसा स्थायी मिलता था, तब माना जाता था कि हाँ ये स्थायी कर्मचारी हो गया। अभी तो किसी भी पद पे आना बंद हो गया है, लेकिन अस्थायी कर्मचारी जो शब्द लिखा जाता है वो इसलिए लिखा जाता है कि भाई नियमितीकरण नहीं हुआ है तब तक आप परिवीक्षा अवधि में हो और आप पर उस समय जो नियम रेगुलेशन लागू होंगे वो अलग प्रकार के रहेंगे। आपके ऊपर अगर दीर्घ शास्त्रीय कार्रवाई करना है या जो करना है तो वो एक अलग नियम के तहत होगा। जब आप नियमित हो जाएंगे तो उसके लिए आपके लिए अलग नियम रहेगा। ये सब चीजें रहती हैं, लेकिन ये 200% श्योर बात है कि आपकी सेवा की गणना जिस तारीख को विभाग में आपकी नियुक्ति हुई है उसी तारीख से होगी। इसमें कहीं कोई भ्रम की स्थिति नहीं है कि आप उस चीज के लिए सशंकित रहें कि हमारा 3 साल बाद चौथे साल से सेवा की गणना होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल उस चीज के लिए निश्चिंत रहें। अधिकारियों से भी आप चर्चा कर सकते हैं, कोई अधिकारी ऐसा नहीं कहेगा कि ऐसा प्रावधान है, क्योंकि ऐसा प्रावधान बनाया ही नहीं गया है। अगर ऐसा प्रावधान बनाया गया होता तो राजपत्र में इस बात का उल्लेख किया गया होता कि सेवा की गणना नियमितीकरण होने के पश्चात की जाएगी, जिस बात का कहीं पर कोई उल्लेख नहीं है और इसको सोचने की भी जरूरत नहीं है। एक हिसाब से इसको सोचना मतलब ना नुकसान करना, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल क्लियर है इस मामले में, पूरे दस्तावेज का अध्ययन कर लीजिए, कहीं पर ऐसा नहीं लिखा और ऐसा बना भी नहीं सकते। भाई 3 साल आपने विभाग को सेवा दी है, कैसे होगा? उल्टा जबकि इस मामले में यह गलत हो रहा है कि एक विभाग को स्टाइपेंड से छूट दे दी गई, स्वास्थ्य विभाग को, और अन्य विभाग के यहां तक कि पीएससी के भी कैंडिडेट को जो है उनको स्टाइपेंड वाले में रखा जा रहा है। एक हिसाब से तो गलत हुआ है कि वित्त विभाग से एक विभाग को बस छूट मिली। क्या स्वास्थ्य विभाग के बस कर्मचारी इस प्रदेश में काम कर रहे हैं, अन्य विभाग के कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं, उनको छूट दी गई है स्टाइपेंड नियम से, लेकिन बाकी को नहीं दी गई है। तो मांग हमेशा ये होनी चाहिए कि भाई जैसे उस विभाग को दी गई है वैसे हमको भी दी जाए। ये नहीं कि 3 साल की सेवा को ही आप ये मान ले रहे कि हमारी सेवा की गिनती नहीं हो रही क्योंकि हमको स्टाइपेंड में रखा जा रहा है। तो ये थोड़ा सा समझ का फेर है मुझको लगता है। और उसको लेकर जो भी साथी सशंकित हैं, मैं उनको यही कहूंगा कि हमारा अपना एक एप्लीकेशन है। मैं तो हमेशा कहता हूं कि देखिए सब पढ़े लिखे लोग हैं, आप किसी के कहे पे मत जाइए। मैं सिर्फ आपको दिशा दिखाने का काम करता हूं। मैं भी जब अपने साथियों के लिए काम करता हूं तो मैं ये नहीं कहता कि मेरी कही बात को अक्षरशः मान लीजिए। मैं जो कुछ आपको बता रहा हूं आपको शासन के दस्तावेजों के आधार पर बता रहा हूं। आप, मेरा एक एप्लीकेशन है CGSTU, मैं उसको स्पेल करता हूं, छत्तीसगढ़, CG के लिए, स्टेट यानी S फॉर स्टेट, T फॉर टीचर्स और U फॉर यूनियन। ठीक है, तो यहां पर आप CGSTU को डाउनलोड कर लीजिए या सर्व शिक्षक संघ लिख लीजिए हिंदी में, गूगल प्ले स्टोर में आपको मेरा एक एप्लीकेशन मिल जाएगा। उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। उसमें आदेश निर्देश सेक्शन हमने बनाया हुआ है, उस सेक्शन में जाइए, सारे आदेश PDF के तौर पर डाउनलोड करने के लिए हमने दिया हुआ है ऑप्शन, आप डाउनलोड कर लीजिए। उसमें पढ़िए कि 3 वर्ष की मैंने एक डाला हुआ है कि 3 वर्ष की सेवा के लिए जो रहेगा परिवर्तन किया गया है परीक्षा अवधि वाला, उसको उसकी हेडिंग दी गई है हमारी तरफ से। तो उसमें क्या परिवर्तन किया गया है, तो उसमें राजपत्र भी है, उसमें आदेश भी है विभाग का, वो सारा चीज आपको एक ही में मिल जाएगा। ये मैंने डाला हुआ है, सीधी भर्ती में 3 वर्ष की परीक्षा अवधि संबंधी आदेश करके है, हो सकता है सीधे ना दिख रहा हो, तो इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। इसमें पढ़िए, इसमें पूरा राजपत्र है, पूरा आदेश है और स्पष्ट है इसमें कि केवल और केवल वेतनमान में परिवर्तन किया गया, स्टाइफन विधि से लागू किया गया और केवल परीक्षा अवधि को बढ़ाया गया। जो पहले 2 साल हुआ करता था उसको 3 साल किया गया है। तो ये है साथियों, जबरदस्ती आप परेशान मत होइए कि आपकी सेवा की गणना नहीं की जाएगी। मैं तो सीधे तौर पे बता रहा हूं कि अभी जो लेक्चरर LB बनेंगे वो सीनियरिटी के मामले में जूनियर होंगे नवनियुक्त शिक्षकों से। यह सेटअप ऐसा ही बनाया गया है कि आप जो स्कूल शिक्षा विभाग में जो पहले एंट्री करेगा वो सीनियर रहेगा। और भी कई मसले हैं, मैं बताऊंगा। जैसे हमारे में भी किसी साथी का 2014 में, मान लीजिए उदाहरण के लिए बता देता हूं कि जैसे 2014 में हमारा कोई साथी भर्ती हुआ शिक्षक के पद पर और एक साथी था सहायक शिक्षक पंचायत विभाग में। 2017 में वो सहायक शिक्षक पदोन्नति पाकर शिक्षक बन गया, दोनों शिक्षक हो गए। अब शिक्षक पद पर इस साथी की जो वो थी वरिष्ठता थी वो 2014 से थी। ये साथी सहायक शिक्षक तो था लेकिन शिक्षक पद पर एक किस में था, शिक्षक पद पर एक कब आया, 2017 में आया। तो शिक्षक पद पर 2014 वाला सीनियर है, 2017 वाला जूनियर है। लेकिन जब सिविलियन हुआ तो चूंकि 2017 वाले की नियुक्ति जो थी वो 2002 से थी
और वो पदोन्नति पाकर 2017 में शिक्षक बना है, लेकिन चूंकि इसकी पूरी सेवा की गणना हुई तो इसका संविलियन 2018 में हो गया और जो 2014 वाला था उसका संविलियन 2020 में हुआ। तो कई बार साथी ये पूछते हैं कि सर मैं तो उस समय उसका सीनियर था, अब मैं कैसे उसका जूनियर हो जाऊंगा? तो आप जूनियर इसलिए हो जाएंगे क्योंकि स्कूल शिक्षा विभाग में आपकी एंट्री देर से हुई है। जिसका संविलियन पहले हुआ है वो वरिष्ठ होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि 2018 में जिसका संविलियन हुआ है उससे 2019 वाला सीनियर हो जाए या 2020 वाला सीनियर हो जाए। आप पंचायत विभाग में उसके सीनियर थे, लेकिन जब आप स्कूल शिक्षा विभाग में आए हैं तो स्कूल शिक्षा विभाग में जिसका पहले प्रवेश हुआ है वो पहले सीनियर होगा। और यही नियम यहां पर लागू होगा कि नवनियुक्त शिक्षकों की एंट्री अगर 2021 में हुई है और बाद में 2022 में किसी एलबी का प्रमोशन होता है तो चूंकि दोनों की वरिष्ठता सूची एक ही है तो 2022 में जो प्रमोशन पा रहा है जिस पद पर, वो उस पद में नवनियुक्त शिक्षक से नीचे होगा। ये किसी का फेवर करने का या किसी को नुकसान करने का, लोग ऐसा सोच लेते हैं कि इससे हमको नुकसान नहीं हो रहा है। जो नियम है वो बताया जा रहा है, ये नियम विभाग ने बनाया और इसी नियम से काम होगा। आप लाख सर पटक लीजिए, होना इसी से है। तो इसलिए नहीं कि इसमें नवनियुक्त शिक्षक को फायदा हो रहा है, किसी में उसको फायदा होगा, किसी में आपको फायदा होगा, लेकिन नियम यही है। और जो मैं बता रहा हूं उसका अध्ययन कीजिए। यदि कुछ गड़बड़ी निकल जाएगी आप बिल्कुल लिखिए कमेंट बॉक्स में कि सर यहाँ पे ये है। और मैं सभी साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि फोन करने के बजाय यदि आपकी कोई समस्या, यदि आप किसी विषय में जानकारी चाहते हैं तो मेरा मोबाइल नंबर है 9691345789। इस नंबर पर आप मुझको व्हाट्सअप कीजिए। व्हाट्सअप करेंगे, मुझको सुविधा होगी जवाब देने में, क्योंकि मैं उसको 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे बाद अपनी सुविधा अनुसार जवाब दे सकूंगा। फोन कॉल में एक ही बात को रिपीट करना मेरे लिए भी थोड़ा सा नुकसानदेह होता है और बार बार फोन उठाने में कहीं ना कहीं मैं भी इरिटेट होता हूं। तो व्हाट्सअप कीजिए, आपके सवालों का स्वागत है। और यदि कोई मुद्दे हैं जिस पर आप जानकारी चाहते हैं तो मुझे बताइए, मैं उस पर जरूर वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद दोस्तों।